हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं 100 मार्क्स का जो हिंदी है उसका 4th चैप्टर अर्धनारीश्वर का क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो मैंने इस वीडियो से पहले अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया और उससे पहले अर्धनारीश्वर का समरी पढ़ाया, यानी मैंने समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्धनारीश्वर का बता दिया है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ अर्धनारीश्वर का क्वेश्चन एंड आंसर, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। तो मैंने आपको बता चुका है पहले ही कि अर्धनारीश्वर किनके द्वारा लिखा गया है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया एक ललित निबंध है। ओके, तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर जानते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है कि आज पुरुष अपनी पत्नियों को क्या समझता है और नारी पुरुषों को क्या समझती। यानी जो बॉयज़ है, मतलब एजेड, मतलब पुरुष नारी को क्या समझता है, यानी अपनी पत्नी को क्या समझता है, और नारी पुरुष को क्या समझती है, ये बात आज के व्यू से देखते हैं। ठीक, तो इसका आंसर है आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सी कोमल समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्षों को देखती है। कहने का मतलब है कि जो पति है, जो पुरुष है, वो अपनी पत्नी को क्या करता है, अपनी पत्नी को एकदम कोमल फूल की तरह समझता है। ठीक है, कि एकदम कोमल है, उससे कोई हार्ड काम न कराया जाए, वो एकदम मासूम है, ठीक, और कोमल है। तो ऐसा बात तो एक तरह से ठीक भी है कि हाँ महिलाएं थोड़ा कोमल होती है, लेकिन उनको इतना भी कोमल न समझा जाए। ठीक, और फिर बोल रहा है कि और आजकल की जो पत्नियां हैं अपने पति को वैसा ही समझती है, ठीक जैसा लता वृक्ष को देखकर, लता अपने वृक्ष को, यानी जो पेड़ों पर से लता गया हुआ रहता है तो लता एकदम मुलायम रहता है और उसी तरह वृक्ष क्या होता है, एकदम कड़ा होता है। तो पत्नियां अपने पति को एकदम लता और वृक्ष के समान समझती है। पति क्या हो जाता है, वृक्ष हो जाता है, और पत्नी क्या हो जाती है, लता हो जाती है। यही बात है इस क्वेश्चन में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा किस प्रकार हुआ और उसका क्या प्रभाव हुआ। पुरुष और नारियों के बीच जो बंटवारा हुआ है गुणों का, वो किस प्रकार हुआ है, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये देखते हैं। तो इसका आंसर है कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लग जाएगा, यानी उसका जो नारीत्व है उस पर एक दाग लग जाएगा अगर उसमें पुरुष वाला गुण हो जाएगा। जैसे कि आजकल के समाज में अगर कोई नारी का आवाज़ थोड़ा भारी है, पुरुषों के जैसा है, तो सब क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ा देते हैं। तो वही नारी सोचती है कि अगर मेरे में पुरुष वाला गुण आ जाए तो उनका जो नारीत्व है उसमें क्या लग जाएगा, बट्टा लग जाएगा, दाग लग जाएगा। ओके, फिर आगे है कि इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। स्त्रीण कहने का मतलब वैसा पुरुष जिसमें पुरुष का गुण तो है ही, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा स्त्री का भी गुण आ गया है, तो उसी को स्त्रीण कहते हैं। तो आजकल का जो पुरुष है वो भी क्या करता है, डरता है, घबराता है कि उसमें अगर महिला का गुण आ जाएगा तो लोग उसको स्त्रीण कहने लगेंगे, स्त्रीण करके चिढ़ाएंगे, इसलिए वो भी घबराता है इस बात से। फिर आगे है कि बस यही पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा हो गया, और यहीं पर क्या हो गया, पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा हो गया। पर बंटवारा एक तरफा है, बंटवारा क्या है, एक तरफा है।
क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं मिला और पुरुषों को अच्छा खासा अधिकार मिला है। ठीक, आगे है कि बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से पूछा ही नहीं और जहाँ उसे चाहा वहाँ बिठा दिया और स्वयं वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना डाला। कहने का अर्थ मतलब है कि जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा में पुरुषों ने क्या किया, नारी से कुछ पूछा ही नहीं, उससे पूछा ही नहीं कि हाँ आपको कैसा अधिकार चाहिए, ये सब कुछ पूछा ही नहीं और खुद अपना बंटवारा कर लिए कि महिलाएं घर में रहेगी और पुरुष बाहर जाके काम करेगा, बाहर का काम करेगा, एकदम ऐश मौज करेगा, घूमेगा मस्ती से, और नारी लोग क्या रहेगी, घर में बंद रहेगी। ये अपने आप पुरुषों ने डिसाइड कर लिया, उनसे एक बार पूछा तक नहीं, और स्वयं क्या बन बैठे हैं, वृक्ष, और नारी को लता बना डाले हैं। यानी एकदम कोमल मान लिया है कि उनसे कोई काम हो ही नहीं सकता। तो ये सब तो गलत बात है। फिर आगे है कि स्वयं तो वह वृक्ष बन गए और नारी को कली मान लिया, नारी को कली मान लिया और स्वयं वृक्ष बन गए। उसी समय में धूप पुरुष और छाया नारी बन गई, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा बन गए। यानी कहने का मतलब पुरुष ने बंटवारा में बहुत अच्छा से काम किया है कि खुद को तो धूप मान लिया, यानी कि वो कड़ी धूप में भी पुरुष लोग रहकर काम कर सकते हैं, ऐसा खुद को मान लिया, और महिलाओं को कह दिया कि नहीं वो छाया में ही रह सकती है। फिर खुद को ग्रीष्म ऋतु मान लिया है और वर्षा ऋतु स्त्रियों को बताया है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आदि मानव ने नर नारी के अधिकारों का बंटवारा किस प्रकार किया था। यानी जो आदि मानव लोग थे, जो पहले के ज़माने के आदि मानव लोग थे, उन्होंने नर और पुरुषों में नारी और पुरुषों में किस प्रकार का अधिकार का बंटवारा किया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है कि यदि आज कहीं आदि मानव के दर्शन हो सके तो वह आज की हालत देखकर हैरान हो उठेगा और सहसा बोल भी पड़ेगा, आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। यानी वो जो आदि मानव आजकल अगर भेटा जाए, कहीं पर मिल जाए, तो वो क्या कहेंगे, वो भी एकदम हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने तो आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा तो नहीं किया था। यानी धूप करने का मतलब सूरज का किरण जो आता है एकदम तेज धूप, उसको पुरुष मान लिया है, और चांदनी करने का मतलब यानी ठंडा रोशनी, उसको स्त्री मान लिया, यानी नारी मान लिया। तो कह रहा है कि आदि मानव ने तो धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया था, यानी नारी और पुरुष का बंटवारा नहीं किया था। फिर आगे बोल रहा है कि हम तो साथ साथ जन्मे थे और धूप और चांदनी में, वर्षा और गर्मी में साथ साथ घूमते भी थे। और क्या करते थे, आदि मानव के समय सब जो नारी और नर ये सब क्या थे, एक समान थे, एकदम साथ साथ काम करते थे। नारी भी अगर जा रही है जंगल में खाना की खोज के लिए तो पुरुष को भी जाता था, पुरुष को भी जाना है, और पुरुष को जाना है तो स्त्री भी जाएगी। यहाँ पर कोई बंटवारा नहीं था आदि मानव के समय। लेकिन जैसा ही हम बताएं कि समरी वाले वीडियो में कि जैसा ही कृषि का विकास हुआ, वहाँ नारियों को क्या कर दिया गया, अधीनता कर दिया गया। उनको कहा गया कि वो घर में रहे और पुरुष लोग बाहर जाकर काम करेगा, ये कह दिया गया। फिर आगे है कि यही नहीं, भोजन इकट्ठा करने के भी हम साथ निकलते थे, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ा तो एक साथ उनका सामना भी करते थे। उस समय पुरुष बलिष्ठ और नारी दुर्बल नहीं थी। ऐसा बात कोई नहीं उस समय कहता था कि जो पुरुष ही सिर्फ बलिष्ठ है, नारी दुर्बल है, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं था। नारी और पुरुष दोनों एक समान थे। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों में नारी का गुण
क्यों होना चाहिए, पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए? सही बात है एकदम कि क्यों होना चाहिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। अर्धनारीश्वर की कल्पना में यह बात स्पष्ट की गई है कि नर नारी संपूर्ण रूप से समान है, एकदम समान है। सही बात है। उनमें से एक के गुण दूसरे के गुण नहीं हो सकते, दूसरे के दोष नहीं हो सकते। यानी अगर पुरुष में नारी का गुण है तो वो उसका दोष नहीं होगा। अर्थात पुरुष में नारी का गुण आ जाता है तो इसमें उनकी मर्यादाहीनता नहीं होती है, उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई पुरुष है उसमें नारी का गुण आ जाए तो उसकी मर्यादाहीनता नहीं होगी, यानी उसकी मर्यादा कम नहीं होगी, बल्कि उनकी जो मर्यादा है, जो पूर्णता है, उनमें और क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी पुरुष का गुण तो पहले से ही स्त्री का गुण एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वहाँ पर वृद्धि हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि ममता, माया, दया, सहिष्णुता, सेवा भाव आदि नारी के गुण है। यदि ये सारे गुण पुरुष में आ जाएं तो उनका साहस, शक्ति, पराक्रम इन गुणों की छाया में अत्यधिक निखर उठेगी। यानी पुरुष के पास तो पहले से ही क्या है, साहस है, शक्ति है, पराक्रम, ये सब पूरा पहले से है ये, लेकिन उसी में ममता, मर्यादा, दया, सहिष्णुता, सेवा भाव ये सब भी जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा निखर जाएगा। वो पुरुष और ही तेज, टैलेंटेड कहलाने लगेगा। यानी कहते हैं ना कि एक व्यक्ति में सारे गुण, ऑलराउंडर, वो कहलाने लगेगा। ओके तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब क्या बन जाता है। यानी जब पुरुष में नारी का गुण आ जाता है तो वो क्या बन जाता है। तो देखते हैं आंसर। जब जो पुरुष है, पुरुष नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। यानी जो गुण पुरुष में है पहले से वो तो पुरुष का गुण है, लेकिन जैसे ही मानो कि स्त्री का भी गुण उसमें आ जाए, नारी का भी गुण आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, देवता हो जाएगा। ओके फिर आगे बोल रहा है कि इसके विपरीत जब नारी में नर का गुण या नारी नर का गुण सीखती है तब तन राक्षसी हो जाती है। तब वो क्या हो जाती है, राक्षसी हो जाती है। किनके द्वारा, तो ये हम बताए थे कि प्रेमचंद के द्वारा कहा जाता है कि जब नारी में नर का गुण आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, राक्षसी हो जाएगी। ओके तो यही सब है हमारे समाज में भेदभाव नारी और पुरुष में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न पंक्तियों का भावार्थ लिखे। यानी जो नीचे पंक्ति दी हुई, जो नीचे लाइन दिया हुआ है उसका भावार्थ बताए। तो पहला लाइन में है कि नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। ठीक तो चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ में है ये पंक्तियाँ दिनकर जी के लेख अर्धनारीश्वर से लिया गया है। सभी ने नारियों की निंदा भी की है और विवाह भी किया है। सही बात है कि अगर आप नारी का शिकायत कर रहे हैं, महिलाओं का शिकायत कर रहे हैं तो उनसे विवाह नहीं कीजिए। सही बात है। अगर हमको किसी से दिक्कत रहेगा, हम उसका शिकायत करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे नहीं ना। तो जो लोग नारी का निंदा भी कर रहे हैं और उनसे शादी भी कर ले रहे हैं तो ये तो गलत बात हो गया ना। चलिए आगे है, यह विरोधाभास क्यों, ये मतलब नारी का विरोध क्यों कर रहे हैं इससे। वे स्वयं कहते हैं तब हमें यह पता नहीं था कि नारी सानिध्य बाधक है, साधक नहीं। फिर कहते हैं कि तो फिर अगर शादी आदमी कर लेता है तो फिर उसके बाद क्या कहता है कि अरे शादी तो हम कर लिए और हमको नहीं पता था कि जो मेरा सानिध्य है उसकी बाधक है नारी, साधक नहीं है। यानी जो मेरे आगे बढ़ने का गति था, प्रगतिशील जो थे हम, वहाँ पर हम क्या हुआ, शादी हुआ और नारी के कारण मेरा वो प्रगति रुक गया, हम आगे नहीं बढ़ पाए, वो मेरी बाधक है, साधक नहीं है। ठीक फिर बोलते हैं अंत उसके आकर्षण में
फंस गए और कहते कि हम उस नारी के आकर्षण में फंस गए। पर जब यह ज्ञात हुआ तो उसके क्या क्या दुर्गुण है, तब उसे तुरंत उसका त्याग कर, अर्थात जब उसकी यथाकथित बुराइयों को जाना, हमने उसका परित्याग कर दिया। कहने का मतलब है कि जो लोग कहते हैं कि मैंने तो शादी कर लिया, यानी मैंने विवाह कर लिया और हमको पता नहीं था कि नारी ऐसी होती है या वैसी होती है, और झूठ मूठ के नारी के पर एक धब्बा लगा दिया कि उस सानिध्य का बाधक है, साधक नहीं है, और उसके आकर्षण में मैं फंस गया। ओके, और फिर जब कहता है कि बाद में हम उसका जाने कि क्या क्या दुर्गुण है, तब तो उसको त्याग दिए, यानी उससे दूर चले गए, उसको छोड़ दिए और उसका बुराई जानकर। तो ये सब तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आप पहले सोच बूझ करके शादी कीजिए। अगर आपको महिलाओं से, नारी से इतना ही दिक्कत है तो शादी नहीं कीजिए। ओके, तो यहीं पर आज का लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। और ये जो क्वेश्चन था बहुत ही VVI है एग्जाम के व्यू से, तो जरूर इसको याद कीजिए। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो इसी नाम से है, रीडेबल स्टडी पॉइंट के। वहाँ से जुड़िए और मैं आपको वहाँ PDF दे दूँगा। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आप घर बैठे इस लॉकडाउन में भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।